क्या है पाठ का नाम? लहासा की ओर राहुल संकीर्तन, कक्षा नवम से। और दिनांक क्या है? आज ऑफलाइन क्लास में आए थे? मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं था आज। नहीं सर, आपका नहीं था। हाँ, ये जो संकलित अंश है लहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तिब्बत यात्रा जब वो उन्होंने किया था तो उसे से लिया गया, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में 1929 टू 30 में नेपाल के रास्ते की थी। वो नेपाल के रास्ते से ही जाना पड़ता है तिब्बत। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, फिर भी राहुल जी वहाँ गए। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। अच्छा, वहाँ भारतीयों को जाना मना था, इसलिए वे एक भिखमंगे के वेश में वहाँ गए। छद्मवेश, छद्म मतलब होता है छुपे हुए वेश में, ठीक है ना। छद्म का मतलब क्या होता है? छुपे हुए वेश में। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमने कुछ बताया भी था, आपको याद होगा। अब आप पाठ में जो बातें आई हैं, थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं जो जगह के नाम हैं, जैसे फरी कलिंगपोंग वगैरह। तो इसमें घबराना नहीं है, ये सब नाम है बेटा। इसका अर्थ आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। कि तिब्बत में जहाँ जो प्लेस होता है, जहाँ जो जगह होती है, जहाँ जो स्थान होता है, उसके अनुसार उसका नामकरण होता है। तो इसमें हम नामकरण में संकोच नहीं, जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो उसी तरह का नामकरण मिलेगा। आप चाइना चले जाएंगे तो कहीं बीजिंग, कहीं संघाई, तो क्या क्या उसी तरह चाइनीज़ नेम होता है। उसी तरह आप जापान चले जाए तो जापानीज़ नेम होगा, जर्मनी चल जाए तो जर्मन नेम होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्लेस का नाम, भारत में कोई आएगा तो जैसे बोध गया का दर्शन करेगा, बोध गया आएगा तो अलग अलग तरह का नाम है। मंगला गौरी जाएगा या विष्णुपद जाएगा, ठीक है ना, या नालंदा जाएगा, ठीक है। तो अलग तरह का नाम, चूँकि हम इस नाम से वाकिफ़ हैं इसलिए हम लोगों को अटपटा नहीं लगता है। लेकिन जब हम अलग तरह के नाम को सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन नाम है, उसमें क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का, देखिएगा ठीक से, मैं अब NCERT बुक के माध्यम से आपको बताऊंगा। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन? लहासा की ओर। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। ये सैनिक रास्ता भी था, व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता था। इसलिए सैनिक रास्ते पर तो चौकियां और किले बने ही होंगे निश्चित रूप से, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन, चीनी सैनिक रहा करती थी, चाइनीज सैनिक। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, और जितना भी फौजी मकान है वो गिर चुके हैं। वो अब रंजन कुमार, हाँ, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है,
वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। रंजन, आवाज़ आने लगी अपना। रंजन, हेलो। यस सर। हाँ, तो अपना वो कर दो बेटा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, ओके सर। ठीक है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, परित्यक्त चीनी किला। हाँ ठीक है रंजन। अच्छा, घर से, हाँ ठीक है। तो परित्यक्त चीनी किला चीनियों द्वारा, चाइनीज द्वारा, हिंदी में चीनी बोलते हैं, चीन से चीनी बन गया। अब ऐसा नहीं कि ये वाला चीनी समझ लीजिए, वो चाइनीज समझना है। जैसे ही चीनी बोले तो चाइनीज समझो कि चीन के लोग चीनी कहलाते हैं। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। कुछ तकलीफ़ें भी हैं तो कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। पर्दा प्रथा वगैरह नहीं था जिस समय लेखक छद्मवेश में, भिखमंगे के वेश में गया था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। बहुत निम्न श्रेणी का जो भिखमंगा है, लेखक उतना निम्न श्रेणी का भिखमंगा तो नहीं रहा होगा, इसलिए घर के भीतर जाने का आदेश मिल गया होगा। और चाय वाय देने पर वहाँ के लोग चाय वाय बनाकर दे देते हैं। अगर सामान आप दे दीजिए, चाय, चीनी, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, तो आपको वो चाय बनाकर घर वाले दे देंगे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टूटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मतलब आपको डर है कि सारा मक्खन नहीं डाल पाएगा लोग, तो आप खुद ही मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। चाय का रंग यदि तैयार हो गया तो नमक मक्खन डालकर चाय पी जाती है। चाय का आस्वाद्य ग्रहण किया जाता है, चाय का स्वाद ग्रहण किया जाता है। परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त चीनी किला मतलब छोड़ा हुआ, चाइनीज द्वारा जो छोड़ा हुआ चीनी किला है, उसको हम परित्यक्त चीनी किला कहते हैं। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हाँ, जब चलने लगा ना लेखक, तो राहदारी मांगने आया, राह खर्च। ठीक है, राहदारी समझते हो ना, रंगदारी। अरे राह में चलने वाले से जो टैक्स लिया जाता है उसको राहदारी कहते हैं। तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चीटे उसे दे दी। वो चीटा जो था ना, बुद्धिस्ट जो चीटा लेके चलता है, वो दोनों चीटे दे दिए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन था? लेखक का मित्र था। ये आपको जानना चाहिए। एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि सुमति था कौन? लेखक का मित्र। शत्रु कौन? तो लेखक का मित्र था। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक और सुमति दोनों भिखमंगे के वेश में, चूँकि सुमति कई बार यात्रा कर चुका था, इसीलिए सुमति को इन्होंने चलने को कहा था साथ में। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं,
एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। 5 साल के बाद जब घोड़ों पर सवार होकर गए लेखक, तो किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। तो भद्र वेश में जब आए तो कुछ परिवर्तन हो गया था वातावरण में, इसलिए कोई रहने नहीं दिया और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। उस समय कैसी मनोवृत्ति है, जैसे भद्रवेश में जेंटलमैन बनकर आप गए हैं घोड़े से सवार होकर, तो आपको रहने देगा कि नहीं रहने देगा, उसकी मनोवृत्ति 5 साल के बाद लोगों की मेंटलिटी में परिवर्तन आया होगा। तो कैसी मेंटलिटी हो गई होगी, हो सकता है लोग अपने घर में लोगों को, बाहरी लोगों को घुसने से मना कर दिए होंगे। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, बहुत छंग एक प्रकार का वो देसी शराब होगा, वहाँ लोकल शराब होगा, जो पीकर लोग बहुत होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, मतलब छंग पीकर होश हवास को समाप्त कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब हमें वो खास जगह की जो शराब है, वो देसी शराब, उसका नाम है, तो तिब्बत का वही होगा, छंग पीकर लोग होश हवास खो देते हैं। अब हमें सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। 16-17 हज़ार के फीट की ऊंचाई पर जो डाँड़ा है, उसके इर्द गिर्द कोई गांव गिराव नहीं है, ठीक है ना। गांव गिराव बहुत दूर है, इसलिए वह डरावनी जगह है, डरावना स्थान है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, अब कहीं नदियों का मोड़ है, कहीं पहाड़ों का कॉर्नर है, कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, और आदमी को देख नहीं सकते। निर्जन है, निर्जन स्थान उसको कह सकते हैं, जनहीन, बिना जन का। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, और जो अपराधी किस्म का है, चोर डकैत, ठीक है ना, बटमार, राह खर्च मांगने वाला या बटमार वगैरह, डकैतों के लिए तो सबसे अच्छी जगह है वो। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में, मैंने पहले भी कहा था, निर्जन स्थान, बिना जन का स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कोई परवाह भी नहीं करता कि कौन मरा हुआ है, कैसे मरा हुआ, सब अपनी अपनी जान की चिंता करता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है, ठीक है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सरकार जो है ना, पुलिस विभाग और खुफिया वगैरह तंत्र पर खर्च नहीं करती है, जिसके कारण क्या है, वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। सरकार पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वहाँ कौन गवाह मिलेगा, एकदम निर्जन स्थान है, देखने वाला हो तब ना, आई विटनेस और गवाह मिले। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब देखो कितनी भयावह बात है, कितनी गड़बड़ बात है कि डकैत क्या करते हैं, पहले मार देते हैं, पहले गोली मार दिया, उसके बाद में टटोला, जेब टटोला कौड़ी न पाया, ठीक है ना। जेब को टटोलता है, लेकिन कौड़ी निकलता है कि नहीं निकलता है, कहना बड़ा मुश्किल है। पैसे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अब कोई आदमी जा रहा होगा, हो सकता है उसके पॉकेट में पैसा ना हो, लेकिन फिर भी उसको गोली लग जाना है, मर जाना है उसको, और मरने पर उसके जेब को टटोलता है, या उसकी पोटली या मोटरी या जो भी कह लीजिए, उसका बटुआ देखता है कि उसके बटुए में, उसके पर्स में पैसे हैं कि नहीं हैं। इसलिए
अच्छा, गवाह रहता नहीं है कि कौन किसको मारा, पता भी नहीं चलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। लाठी की तरह लोग, जैसे लाठी लेकर चलना आसान है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है। लाठी की तरह लोग बंदूक लेकर चलता है। जैसे अपने देश में गांव गिराव में देखोगे कि लाठी लेकर लोग चलते हैं, तो जिस तरह लाठी लेकर चलते हैं उसी तरह वहाँ बंदूक और राइफल, बंदूक, पिस्तौल, ये सब लाठी की तरह लेकर चलते हैं। चल दिया लेकर, कोई पूछने वाला नहीं है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। वो देखता है कि आने वाला ही कहीं ना मार दे, इसीलिए वो मार देता है। गांव में पहले हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। अब देखो, गांव में मालूम हुआ लेखक को कि थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। हाँ, खून की परवाह भी नहीं करनी है क्योंकि भिखमंगे वेश में गए थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया दया। कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। और इसको पता था, किसको? सुमति को सब कुछ पता था, इसलिए सुमति सब सिखा रखा था। लेखक भी सुमति के अनुसार कुची कुची कहता था, जिसका अर्थ दया दया होता है कि दया कीजिए, 1 पैसा। हाँ, दया दया 1 पैसा। 1 पैसा मांगता था। वो समझ जाता होगा कि भिखमंगा है, इसको क्या मारना। कहते भीख मांगने लगते, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। लेकिन वो पहाड़ की ऊंची चढ़ाई कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अगला जो रुकने का पड़ाव था 16-17 मील। चढ़ाई 16-17 मील बहुत हो जाता है। 16 मील का मतलब है 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 16 डेढ़ कितना हुआ? 24। तो 24-25 किलोमीटर चलना, वो भी चढ़ाई पर, वो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ काम होता है। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। अब सुमति से लेखक ने कहा कि 2 घोड़े कर लो, खच्चर। वहाँ तक घोड़े नहीं मिलते, खच्चर मिलते हैं। तो वही घोड़े की प्रजाति होती है, घोड़ा गधे की प्रजाति होती है, ठीक है। गधा घोड़े के बीच की प्रजाति होती है। वो न गधा है न घोड़ा है, तो खच्चर ही मिलता उधर। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। हालांकि घोड़े की बात है तो हो सकता है घोड़ा ही होगा। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडे के पहले ही चाय पी ली और दोपहर के बाद के वक्त डांडे पर जा पहुँचे। बड़ा ही भयावह स्थल है डांडा। हम समुद्र तल से कितना 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ लिखा, दक्षिण तरफ, हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। काफ़ी श्वेत शिखर दिखाई पड़ रहे थे हिमालय के। श्वेत शिखर कैसे, श्वेत क्यों दिख रहे थे बताइए कोई, एनीबॉडी? श्वेत क्यों हिमालय की शिखर दिख रही थी भाई? हिमालय का जो शिखर है वो श्वेत क्यों दिख रहा था? बोलो सर, क्योंकि बर्फ उधर पड़ा होगा। हाँ, गुड। बर्फ रहता है ना, इसलिए उसको हिमालय का शिखर बर्फ के कारण वैसा दिखता है, सफ़ेद दिखता है। जब सूर्य की रोशनी कंचनजंगा पर पड़ती है तो कैसा दिखता है?
कंचनजंगा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कैसा दिखता है बताओ, कोई देखा है? अरे कंचन नाम इसीलिए पड़ा है बेटा कि कंचन मतलब सोना, सोने की तरह दिखता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कभी लाइफ में गैंगटॉक या दार्जिलिंग जाकर उस सुनहले दृश्य को अपनी आंखों से देखने का प्रयास करना, बड़ा ही सुंदर लगता है, मैंने देखा है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। मैंने जैसे गया में आप गर्मी के दिनों में पहाड़ों की स्थिति को आप देख रहे हैं ना, पहाड़ कैसे दिखते हैं, एकदम नंगे, तो पेड़ पौधा नहीं रहता है, सब सूख जाता है यहाँ। और फिर बारिश होती है तो पेड़ पौधा हरा भरा हो जाता है, पहाड़ सब हरा भरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि भीट की तरह, हाँ, वो पहाड़ जो है ना बिल्कुल नंगे दिखते हैं, उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई घास पात नहीं, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च जो सबसे ऊंचा स्थान था वो डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब देखिए, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे डंडियों से सजाया हुआ था, पत्थरों के ढेरों से सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब ऊंचाई पर चले गए थे तो उतराई पर चलना था, नीचे नीचे की ओर। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतराई में मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, कोई घोड़े पर और भी सवार होंगे जो साथ साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। भाई, लेखक का घोड़ा धीमे क्यों चलने लगा, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि लेखक का घोड़ा धीमे क्यों चलने लगा। उसको उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है ना, घोड़े की तबीयत खराब हो गई, इसलिए लेखक पिछड़ गया, पीछे हो गया। लेखक पीछे क्यों हो गया, घोड़े की तबीयत भी खराब थी और रास्ता भटक भी गया था। एक क्वेश्चन का उत्तर है। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक जो था ना, वो देखो, मानसिकता ऐसी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं वे किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। तो जीवों पर भी वे दया दिखाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। वो मारना नहीं चाहते थे, धीरे चल रहा है फिर भी मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब किस कारण से धीरे चल रहा है, उनको लगा कि थक गया होगा, थकने के कारण भी उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, हो सकता है। लेकिन घोड़े की तबीयत जल्दी खराब नहीं होती, घोड़ा बड़ा ही मजबूत होता है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन किस्तो होगा कोई जो घोड़े पर सवार होके चला जा रहा होगा। जान नहीं पड़ता है कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। लगता था कि पीछे हिल रहा है, घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, इतना धीरे चल रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, मतलब चाहता था कि तेज चले तो वह और भी सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। वहाँ क्या हुआ ना कि वो जाना था दाहिने, सीधे जाना था या दाहिने जाना था, और लेखक का घोड़ा बाएं का रास्ता ले लिए, तो क्या हुए, और भी पिछड़ गया। मील 1.5 मील आगे चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लीजिए,
अब सुमति तो दाहिने चला गया होगा, सुमति आगे निकल गया था, है ना। अभी मोबाइल वाला ज़माना होता बेटा, तो वो पूछ लेता ज़रूर कि रुको तुम किधर गया है, जो रास्ते फूटे हैं, या वो लगा देता जीपीएस मोबाइल वाले हैं ना, लगा के ट्रैक करने वाला नहीं लगा देता है कि ट्रैक करते हुए चलिए। तो ज़माना आज वाला नहीं था, आज का तो बड़ा अच्छा ज़माना है। अननोन जगह पर भी आप जीपीएस मोबाइल में उसको कर दीजिए, मतलब लगा दीजिए, और वो बताता चलता है कि ये है कहाँ प्लेस, ठीक है ना। बड़ा अच्छा ज़माना हो गया है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा 4-5, हाँ, तो क्या था ना कि आगे एक घर में पूछने पर पता चला लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला है, दाहिने वाला छोड़कर घोड़ा आगे बढ़ गया था बाएं में। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। अब 4-5 बजे वो गांव पर सुमति मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, तो सुमति मंगोल था, उसका मुंह लाल था, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अच्छा, गुस्सा के कारण और भी लाल हो गया होगा। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, है ना, फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। वह आदमी अच्छा होता है कि जल्दी गुस्सा और जल्दी ठंडा भी हो जाए, ये नहीं कि गुस्सा करे तो जल्दी गुस्सा उसका ठंडा ही नहीं हो, तो वो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा क्या है भाई, तिब्बत का भोजन है, भोज्य पदार्थ है, ठीक है। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। तो वो गंडा बना लेते थे। गंडा होता है, आप गंडा देखें कि नहीं, बोधगया में जाइएगा तो गंडा मिलेगा, ठीक है, वो गले में पहना जाता है। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया में भार उठाने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। मतलब केवल सिर को ढकना है, बाकी तो वैसी गर्मी नहीं होती, गाय की तरह गर्मी थोड़ी ना होती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। जहाँ ठंडा होता था वहाँ लगता था कि पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है और ललाट सूर्य की रोशनी से जल रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। वो जानना चाहता था सुमति, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन पर बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों को बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में अपनी अपनी जागीर में
हर एक जागीरदार कुछ खेती कुछ भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं, वो बेगार में मिल जाते हैं कम पैसे में। खेती का इंतज़ाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, मतलब 15-15 किलो का लगभग। तो सुमति को कहा कि ठीक है आप जाओ। सुमति जब किताब मिल गई ना, लेखक को किताब चाहिए भाई, लेखक को किताब मिले, सुमति को कह दिया कि ठीक है आप जाइए। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तक जब पढ़ने लगा लेखक तो पुस्तकों के भीतर रम गया, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े टिंगड़ी गांव के लिए। तो आपका चैप्टर आज समाप्त होता है, ठीक है। और लेखक ने जो यात्रा की थी उस यात्रा के बारे में आप समझ गए, अच्छी तरह से समझे बुझे। और प्रश्नोत्तर की चर्चा हम लोग ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे। यदि कोई प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है तो बताइए। वैसे समय का अभाव है, समय अब नहीं है।